मतलब वही ना, बाबा साहब ने यही तो कहा था कि जो लोग अपना इतिहास नहीं जानते वो कभी इतिहास नहीं बना सकते। और वो कहा था उन्होंने शौर्य स्तंभ के पास कि आप भेड़ बकरी की औलाद नहीं हो, आप शूरवीर हो, देखो आप आपके पूर्वजों ने क्या किया। आपका गाना भी अत्याचार की ऐसी तैसी चुन, दे दनादन दे दनादन दन, अत्याचार की ऐसी की तैसी चुन। दनादन दे दनादन दन, और अत्याचार की ऐसी की तैसी चुन। अरे दे दनादन दन, और अत्याचार की ऐसी की तैसी चुन। रात था रंग था वो न्यारा। तो सनी लियोनी का क्या सिर्फ एक गाना है या वो एक कैरेक्टर है फिल्म में? कुछ लोगों ने मुझे बोला था कि सनी लियोन को आपने क्यों लिया, क्यों कास्ट किया, क्या ज़रूरत थी। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जब आप इनको देखेंगे इनको इस फिल्म में तो लगेगा कि इनके सिवा दूसरा कैरेक्टर हो ही नहीं सकता। कौन से ऐसे प्रेरक प्रसंग हैं जो हमें इसमें आपकी फिल्म में देखने को मिलेंगे? क्योंककि बस एक जानकारी है कि 500 बनाम 28,000 की लड़ाई थी। सहते रहे और फिर ये ज्वालामुखी फटा, और इस ज्वालामुखी का नाम है द बैटल ऑफ भीमा। जय भीम, नमोदय दोस्तों। सबसे पहले मैं कहूंगा द न्यूज वीक चैनल को आप लोग सब्सक्राइब करें। आज का जो वीडियो है रमेश थेटे सर के ऊपर है। जो फिल्म है द बैटल ऑफ भीमा कोरेगांव, उसके डायरेक्टर हैं। और इस फिल्म के आप जानते ही होंगे हीरो जो हैं वो अर्जुन रामपाल हैं। पत्रकार से बातचीत जो की है, काफी विस्तार से बातचीत हुई है रमेश थेटे सर की। फिल्म का बजट कितना है, फिल्म को देखकर लोग करोड़पति कैसे बन सकते हैं, ये जो स्कीम है उसके बारे में भी विस्तार से बातचीत की है। सीधा वीडियो पर चलते हैं, लेट्स स्टार्ट। जय भीम साथियों, मैं सुमित चौहान और आप देख रहे हैं द न्यूज़ वीक। द शूद्र अब द न्यूज़ वीक हो चुका है और आज इस खास पेशकश में बहुत ही एक खास मेहमान हमारे साथ में हैं जो एक पेशेवर ब्यूरोक्रेट रहे। उसके बाद उन्होंने फिल्म का क्षेत्र चुना और फिल्म में भी हमारे जो बहुजन सिनेमा है, जो बहुजन कहानियाँ हैं, उन पर उन्होंने एक शानदार ऐतिहासिक फिल्म बनाई है भीमा कोरेगांव पर, जिसका नाम है द बैटल ऑफ भीमा कोरेगांव। मेरे साथ हैं उसके निर्माता निर्देशक सर रमेश थेटे जी। आपका बहुत स्वागत है सर। नमस्कार, जय भीम। सर से हम बहुत सारी बातें करने वाले हैं। आपने कुछ सोशल मीडिया पे सवाल पूछे हैं, उनमें भी हम लेंगे, और फिल्म से जुड़ी हुई आपकी बहुत सारी सवालों की जानकारी आपको मिलने वाली है। सर, सबसे पहला सवाल, फिल्म का क्या स्टेटस है अभी, किस लेवल पे है, एडिटिंग डेस्क पे है, शूटिंग बची है, कब रिलीज होने वाली है फिल्म? शूटिंग लगभग 70% हो चुकी है जी, 30% बाकी है, वो भी 20 दिन में पूरी हो जाएगी। इसका पोस्ट प्रोडक्शन चल रहा है और वी आर ऑल गियर्ड अप टू रिलीज दिस फिल्म ऑन 17 सितंबर। तो 17 सितंबर को ये देश भर के सिनेमा घरों में रिलीज़ हो रही है। क्या प्लानिंग है रिलीजिंग? देश भर के लगभग 5000 थिएटर्स में रिलीज़ होगी और उसके अलावा विदेशों में इंग्लैंड, अमेरिका, यूरोपियन कंट्रीज़, थाईलैंड, जापान, श्रीलंका, गल्फ, इतने सारे कंट्रीज़ में तो वर्ल्ड वाइड रिलीज़ कर। तो मुझे लगता है कि ये पहला मौका है जिसमें हमारी कहानी है, हमारे लोग जिसको बना रहे हैं, और वो इतने व्यापक ग्रैंड ओपनिंग उसकी होने वाली है। क्योंकि देखिए विषय ग्रैंड है, तो इफ़ योर ट्रीटमेंट इज़ नॉट ग्रैंड तो अच्छा नहीं लगता। इट हैज़ टू बी बिगर। या तो कहानी इज़ बिग, देयरफॉर योर ट्रीटमेंट शुड बी बिग एंड देन द इफेक्ट कैन बी बिग। दिस इज द फिलॉसफी बिहाइंड दिस। जी, ये जो कहानी है सर भीमा कोरेगांव की, ये तो 100 साल से ज़्यादा का वक्त हो गया इस कहानी पे। आज तक इस 200 साल हो गए। 200 साल हो गए। 1918 1 जनवरी 1918 को कहानी हुई। ये ख्याल कैसे आया कि मुझे इसी फिल्म में जाना है और यही कहानी मुझे चुननी है? देखिए, मैं बेसिकली अम्बेडकरवादी हूँ। मैं जन्म से भी अम्बेडकरवादी रहा हूँ। मतलब मेरे पिता बुद्धिज़्म को अपनाने के बाद मुझे जन्म दिया, तो मैं जन्म से अम्बेडकरवादी हूँ। मैं जिया हूँ अम्बेडकरवादी के रूप में और मरना भी चाहूँगा एज एन अम्बेडकराइट। तो देयरफॉर, और मैंने बाबा साहब को पढ़ा है, बहुजन इतिहास को पढ़ा है, ऐसी कहानियाँ पढ़ी हैं जो वास्तविक रूप में हमारे इतिहास को दर्शाती हैं। ये कहानियाँ भी पढ़ी है। उनमें से एक कहानी ये द बैटल ऑफ भीमा कोरेगांव। ये कहानी न केवल कहानी है बल्कि एक रास्ता है, एक ऐसा रास्ता है जो शूरवीरों की ऐसी ज़ुबान को या ऐसी वीरता को दिखाने वाली कहानी है ये, जहाँ से आपको केवल एक ही शब्द आपके ज़ुबान पर आ सकता है, वाह। मतलब ऐसी कहानी है। और अब तक की ये कहानी क्यों नहीं आई, ये स्वाभाविक रूप से मेरे मन में ये सवाल आया जब मैंने इस पूरे विषय को रिसर्च के बाद, जब तक रिसर्च नहीं किया था तब तक मतलब ऐसा ज़रूर लगता था कि भाई भीमा कोरेगांव। लेकिन जब रिसर्च किया, एक एक बात देखी,
इसकी परतें जब खुली तो मुझे लगा कि मतलब एक फिल्म के लिए जो सारा चाहिए मसाला, मैं ट्विस्ट टर्न ये वो ऐसा वैसा पगडंडी बड़ा रास्ता, ये सारा मसाला इस कहानी में है। एक्चुअल वास्तविक इतिहास है वास्तविक, जी लेकिन किसी ने बनाया नहीं। अब क्यों नहीं बनाया आप जान सकते हो, जी। मैं जानता हूँ क्यों नहीं बनाया, है ना। लेकिन अगर मैं नहीं बनाऊंगा तो फिर कोई नहीं बना सकता। तो हमारी कहानी कौन कहने आएगा। ये है। अच्छा सर, ये कहानी के बारे में जैसे जो सामान्य जनमानस में जानकारी उपलब्ध है कि 500 महार सैनिक थे, 28,000 सैनिक थे पेशवा के, उनके बीच में लड़ाई हुई और उन्होंने जीत लिया। लेकिन इसके अलावा इस कहानी के कौन से ऐसे प्रेरक प्रसंग हैं जो हमें इसमें आपकी फिल्म में देखने को मिलेंगे? क्योंकि बस एक जानकारी है कि 500 बनाम 28,000 की लड़ाई थी, लेकिन उसके जो अंदर आपने जब रिसर्च किया होगा, नई चीज़ें निकल के आई होंगी, तो कुछ इंटरेस्टिंग बातें बताइए इसके बारे। देखिए ये सोशियो वॉर फिल्म है ना। ये कोई एक दिन में युद्ध तो नहीं हुआ, जी है ना, या दो फौजों के बीच की ही कहानी है, ऐसा नहीं है। ये दो संस्कृतियों के बीच का युद्ध है। ये एक संस्कृति समानता के लिए और दूसरी संस्कृति असमानता के लिए। जी। तो समानता और असमानता के बीच में जो द्वंद्व है, जो डिलेमा है, और जो कंट्रोवर्सी कहो या फिर ऐसी परिस्थिति इसमें आ जाती हैं जिसके कारण फिर ये कहानी आगे बढ़ती है और फिर 1 जनवरी 1818 में ये युद्ध होता है। ये एक दिन का प्रवास नहीं है, ये इतना बड़ा प्रवास है सदियों से जी जो आपके साथ में होता आ रहा है। सहते रहे सहते रहे सहते रहे और फिर ये ज्वालामुखी फटा, और इस ज्वालामुखी का नाम है द बैटल ऑफ भीमा कोरेगांव। ये पूरे ट्विस्ट एंड टर्न से भरा हुआ इतिहास है, और जितना हम कम से कम टाइम में दिखा सकते थे, लेकिन ताकत के साथ में, और एक भी फैक्ट को हमने अछूता नहीं छोड़ा। सारे फैक्ट्स को हमने छुआ और ताकत के साथ में छुआ। और हमारे जो कलाकार हैं, आर्टिस्ट हैं, उन्होंने पर्दे पे इतने ताकत के साथ में इसको प्ले किया है कि आपको लगेगा कि वास्तव में ये क्या हुआ, ये ऐसा क्यों हुआ, और ये करने वाले लोग कौन थे, ये ताकतें कौन सी थी, और फिर उनको टक्कर किसने दी। ये देखिए 1818 में बाबा साहब तो नहीं थे जी, लेकिन बाबा साहब तब भी जिंदा थे। हाँ, ये बाबा साहब की जो संस्कृति है और वो जो दूसरी संस्कृति है, इसके बीच का युद्ध है ये 500 मारों ने 28,000 की फौज को हराने का तो बिल्कुल है, ये स्टोरी है, दैट इज द स्टोरी। यू सी द लार्जर पॉइंट इज बिगर देन दैट। एक विद्रोह हुआ, बाबा साहब ने खुद वहाँ पे गए और फिर ये एक कहानी को स्थापित किया कि देखिए आप उस कौम से आते हैं जिसके पूर्वजों ने इतनी बड़ी लड़ाई जीती है, तो स्वाभिमान का सारा मतलब वही ना, बाबा साहब ने यही तो कहा था कि जो लोग अपना इतिहास नहीं जानते वो कभी इतिहास नहीं बना सकते। और वो कहा था उन्होंने शौर्य स्तंभ के पास कि आप भेड़ बकरी की औलाद नहीं हो, आप शूरवीर हो, देखो आपके पूर्वजों ने क्या किया। सम्राट अशोक, चंद्रगुप्त मौर्य, बृहद्रथ, बड़ा बड़ा क्या क्या नहीं हुआ, और तब क्या था, आज क्या हुआ है। तो आप हारना मत, अपने हौसले को जिंदा रखना, ये है इसका मैसेज। और आत्मसम्मान का रण संग्राम था ये भीमा कोरेगांव आत्मसम्मान का रण संग्राम था। ये लड़ाई नहीं थी, छोटी मोटी लड़ाई नहीं थी जी। हाँ, तो ये इस बात को जानो, और जब आप देखेंगे फिल्म देखेंगे ना, तो आपको ये पता चलेगा कि तब क्या परिस्थिति रही होगी, और ये इस तरह से ये घटनाक्रम था। लेकिन इस कहानी पे थिटे साहब एक स्कूल ऑफ थॉट ये है, एक नैरेटिव गढ़ा जाता है कि भारत में उस समय आज़ादी के लिए विद्रोह हो रहे थे, आज़ादी के लिए लड़ाई लड़ी जा रही थी, तो अंग्रेज़ों की सेना के खिलाफ पेशवा की सेना थी, और हमारे देश की जो पेशवाई सेना थी उसको हार मिली, तो एक तरीके से अंग्रेज़ी सेना की विजय हुई थी उन पे, तो उसका जश्न क्यों मनाया जाता है? एक ऐसा नैरेटिव गढ़ा जाता है कि दरअसल अंग्रेज़ों की जीत का जश्न मना रहे हैं आप लोग। सी दैट इज़ फॉल्सहुड। ये कहना कि साहब आपने अंग्रेज़ों के साथ में मिल करके इस देश की सेना को हराया, दैट इज़ रॉन्ग, ये गलत है। ये भाई आप इतनी बार कह रहे हो आपके अपने को कि भी हमारे साथ में सही सलूक करो, हमें समानता दो, हम आपके लोग हैं, हम आपके लिए लड़ना चाहते हैं। शिवाजी, छत्रपति शिवाजी महाराज की सेना का हम हिस्सा थे। ये मावले जो छत्रपति शिवाजी महाराज के थे, मराठा साम्राज्य जो था उसका हिस्सा है हम। हमें आपके साथ रहने का मौका दो, हमारे साथ समानता का व्यवहार करो। कई बार कहने के बाद में, मिन्नतें करने के बाद, रिक्वेस्ट करने के बाद में अगर कोई सुन नहीं रहा है और आपको वो समानता का व्यवहार आपके साथ में कर ही नहीं रहा है, और जब बाहर से आने वाला व्यक्ति आपको ये कह रहा है कि भाई आपके हाथ का पानी भी मैं पी लेता हूँ, आपको गले भी लगाता हूँ, आप मेरे भाई हो,
और दूसरा आपका अपना जो है ये कह रहा है कि साले तुम तो ऐसे लोग हो, है ना, सॉरी टू यूज दिस वर्ड, लेकिन ये कहानी में फिट बैठता है। बिल्कुल, वो गुस्सा ही, हाँ ये गुस्सा है, ठीक है, इसलिए मैंने कहा ये। तो आपके पास विकल्प क्या है? मतलब आप कीड़े मकोड़ों की तरह मर जाओगे, मतलब आपको जीने का अधिकार ही नहीं है, आप इंसान ही नहीं हो। जब ये आपका अपना व्यक्ति कह रहा है और दूसरा कह रहा है कि आप तो महा इंसान हो, आप में ताकत है, आप में शूरता है, आप में शौर्य है, आप कुछ भी कर सकते हो, तो आपके पास विकल्प क्या है? बिल्कुल, तो ये बात है इसमें। ताकत के उस पे उन्होंने महा रेजिमेंट बनाया, मौका दिया, हमारे लोगों को अपनी काबिलियत साबित करने का मौका मिला और उन्होंने फिर कर दिखाया। तब भी अभी मेरिट देखिए ना, अब आज के तारीख में भी मेरिट, हमारे सिविल सर्विसेज में हमारे लोग टॉप कर रहे हैं, ये मेरिट नहीं है क्या? हाँ मेरिट है ना, बिल्कुल। हाँ, इफ यू नेग्लेक्ट दैट मेरिट देन एवरीथिंग एनीथिंग कैन हैपन, ये तो है ही, ये होगा। जी। अच्छा, ये जो परिवार थे, जैसे इसमें कैरेक्टर है सिद्नक और बाकी लोग जो परिवार थे, क्या आप लोग उनको ट्रेस कर पाए, उनकी कहानियों को? उनके वो हमारे साथ में है आज के तारीख में। सरदार सिद्नक की जो वंशज है जी, दे आर विद अस। अच्छा, हाँ, ऑफिशियली दे आर ऑन बोर्ड विद अस। वो उन्होंने खुद हमें राइटिंग में हमें लिखित में दिया है कि आप ये कहानी बनाओ, ये फिल्म बनाओ, हम आपके साथ में हैं, पूरा सपोर्ट करेंगे। मैं सबको साथ में लेके चलता हूँ जी। ये मेरा अकेले का प्रयास नहीं है, ये मैं अकेला कुछ नहीं कर पाऊँगा, ये बड़ी टीम है और बड़े टीम के साथ में ये काम कर रहे हैं। आप पेशेवर ब्यूरोक्रेट रहे, आप 93 बैच के IAS अफसर रहे, वहाँ पे भी ऐसे तमाम चीज़ें हुई, मुझे लगता है एक फ़िल्म तो आपकी ज़िंदगी पे भी बन सकती है। खैर वो आप देखेंगे, बाद में देखेंगे, लेकिन अम्बेडकरवादी कभी हारता नहीं जी, क्योंकि वो स्वाभिमान का सौदा करता नहीं। तो स्वाभिमान अगर आपको आपके अंदर में रखना है तो फिर विवाद तो होंगे, प्रवाह के विरुद्ध चलना है तो आवाज़ तो निकलेगी साहब। मेरा वही है कि मैं जीता हूँ अम्बेडकरवादी। मतलब देखिए, कोई घोषित करे कि मैं अम्बेडकरवादी हूँ, ये तो है, लेकिन अम्बेडकरवादी टिके रहना वेरी डिफ़िकल्ट। क्योंकि अगर कोई लालच आपके सामने आ जाए कि साहब मैं ये अगर मेरा उसूल छोड़ दूँ तो मेरे को ये मिल सकता है, तब तो आपको कुछ भी मिल सकता है, फिर आप अम्बेडकरवादी कहलाने के लायक नहीं हो। मैंने ये नहीं किया, मैंने कहा कि मेरा जो सबसे बड़ा जो मेरा ब्रांड है वो है अम्बेडकरवाद। कोई आपके साथ में अच्छा सलूक करे तब भी और ना करे तब भी, अगर आप अम्बेडकरवादी के रूप में टिके रहे और मरे भी उसी के रूप में, जैसा मैं चाहूँगा कि मेरी मौत भी अम्बेडकरवादी के रूप में ही होगी, आखिरी शब्द भी मेरे मुंह का, ज़ुबान का वही निकलेगा, जय भीम, तो मेरा जो जीवन है वो सफल हो गया। ये चाहिए। बहुत बड़ी बात आप बोल रहे हैं। अच्छा सर, ये बताइए, ब्यूरोक्रेट की वो नौकरी के बाद में फिल्म के क्षेत्र में एंट्री कैसे हुई? क्या आप पहले से कैमरा पे काम कर रहे थे, उस दिशा में आपका इंटरेस्ट था? कैसे, मतलब फिल्मी जगत में कैसे एंट्री लिया? मैंने मेरे जीवन का पहला गाना गाया और लिखा भी 16 साल में, 16वें साल में। तो आई एम ए लिरिसिस्ट बेसिकली। मैं 25-30 साल से म्यूज़िक फील्ड में काम कर रहा हूँ। मेरे एल्बम्स भी काफ़ी निकले हैं, बड़े बड़े कलाकारों ने मेरे गाने गाए हैं। इस फिल्म के गीत भी मैंने लिखे हैं जी, और इसका संगीत मैंने और ललित सेन ने मिलकर किया है। तो मैं कोई नया, ये क्षेत्र मेरे लिए नया नहीं था। मैं लिटरेचर का स्टूडेंट हूँ, मैंने इंग्लिश लिटरेचर में पोस्ट ग्रेजुएशन किया है और कला क्षेत्र से मेरा पहले से संबंध रहा है। तो थोड़ा बहुत थिएटर नया नहीं है, नया बिल्कुल ही नहीं है, ये तो स्वाभाविक। स्टार कास्ट जब आप फाइनल कर रहे थे कि कौन कौन से अभिनेताओं को इसमें लिया जाए, कौन अभिनेत्री हो, तो उसमें अर्जुन रामपाल का नाम क्यों चुना आपने? बाकी जो स्टार कास्ट थी उसको किस आधार पे आपने फाइनल किया कि ये मेरे कैरेक्टर के लिहाज से जो हैं ये परफेक्ट लोग हैं? देखिए, अर्जुन रामपाल का जो किरदार है ना, जो इसका लीड है, प्रोटैगनिस्ट है, वो बिल्कुल फिट बैठता है। उनकी टोटल बॉडी लैंग्वेज, उनकी आवाज़ और उनका बोलने चालने का तरीका, वो मतलब लगभग मैं विजुअलाइज़ किया था मैंने कि इनको यदि मैंने स्टार कास्ट किया तो सरदार सिद्नक इनामदार ही दिखेंगे। और जो भी आपने टीजर्स देखे होंगे अब तक के टीवी में जो भी आया है, आपको लगेगा कि मतलब ये वाकई यही है। तो हमारी चॉइस बिल्कुल परफेक्ट थी और बाकी लोगों को भी जो हमने लिया है वो एक एक रिसर्च करके उसका प्रॉपरली कास्टिंग करके उनको लिया। आपके जो अभी तक टीज़र आउट्स हुए हैं, गानों के टीजर्स आए हैं, प्रोमो का तो हम बहुत बेसब्री से इंतज़ार कर रहे हैं कि एक ऑफिशियल प्रोमो आए जिससे हम पूरा देखें। बहुत ही ग्रैंड है एकदम, मतलब शानदार तरीके का। मुझे लगता है इस तरह का प्रयास अभी तक हमारे लोगों ने तो कम से कम नहीं किया। वो करने वाले कोई और ही हैं, हमारे नाम पे पैसा भी कमाते हैं, बिजनेस भी करते हैं। ग्रैंड क्वालिटी के लिए बहुत पैसा लगा होगा, बहुत मेहनत लगी होगी, कैसे मैनेज कर रहे हैं? और ये जो ग्रैंड लुक है, इससे अपनी ताकत को साबित करना है।
देखिए मैं वही कह रहा हूँ कि भाई ये सब्जेक्ट ग्रैंड है, जी इसलिए आपका ट्रीटमेंट ग्रैंड होना चाहिए। इफ इट इज़ नॉट ग्रैंड, योर ट्रीटमेंट इज़ नॉट ग्रैंड, देन सब्जेक्ट को आप नीचे दिखाओगे, है ना, वो संभव नहीं था। मतलब ये लड़ाई इस टाइप की है कि अगर इसका कैनवास आपने बड़ा नहीं रखा तो छोटा लगेगा, जी है ना। तो सबसे पहली बड़ी बात तो ये है, इसलिए फिर आपको बजट भी वैसे रखना पड़ेगा। तो ये इसमें मैं प्रोड्यूसर ज़रूर हूँ, इस फिल्म को ऑन रिकॉर्ड प्रोड्यूसर मैं हूँ, लेकिन मेरे साथ साथ वो तमाम 3000 से ज़्यादा लोग हैं जो किसान हैं, छोटे छोटे किसान हैं, छोटे लोग, उनका भी पैसा लगा, मेरा भी लगा है, मैं भी इसमें हूँ, शरीक हूँ। लेकिन ऐसा करके हमने इकट्ठा ये इसका प्रोडक्शन हुआ है और लोगों का सपोर्ट मिला है। सपोर्ट के कारण ही इतना बड़ा कैनवास ये बन पा रहा है। तो ताकत तो बहुजन समाज की ही है, मेरी अकेली की ताकत ना थी ना है। तो सबने मिलके प्रयास किया है तो आपको लग रहा है, इसलिए रास्ता खुला है। जी अब जो लोग हैं, अन्य लोग भी जो हैं, उनको लगेगा कि भाई हमारा समाज भी इसमें पीछे नहीं। भी अम्बेडकर वादियों की धमाकेदार एंट्री बॉलीवुड में हुई है और आप देखेंगे, वो दिखेगा आपको, इसके रूप में दिखेगा। अरे यार ये हमारी फिल्म है, कोई भी बोलेगा ये मेरी फिल्म है, ये मैं हूँ, सरदार सिद्धनाथ मैं हूँ। मैंने अगर किसी की गर्दन काटी है, किसका हाथ काटा है, जिसने हमारे ऊपर ये उठाया था। आपका गाना भी अत्याचार की ऐसी तैसी चुन, दे दनादन दन, अत्याचार की ऐसी की तैसी चोर। दनादन दे दनादन दन, और अत्याचार की ऐसी की तैसी चुन। अरे दे दनादन दन, और अत्याचार की ऐसी की तैसी चुन। अत्याचार की कमर तोड़ दे तू, अत्याचार की कमर तोड़ दे तू। ये जो गाना आपने देखा होगा, तो ये तो खैर गाना है, लेकिन आपने इस फिल्म के जो दृश्य है जब आप देखेंगे, वो आपको वो बर्बरता दिखेगी, वो अन्याय अत्याचार दिखेगा, वो पीड़ा दिखेगी। और उसके बाद जो भीमा कोरेगांव का युद्ध हुआ है, फिर एक एक फ्रेम देखेंगे तो आपको मज़ा आएगा। इस फिल्म में सनी लियोनी का एक गाना है, राव तुमरी प्रीत का, वो बड़ा आजकल ज़बान पे है लोगों का, सोशल मीडिया पे लोग उसको खूब शेयर कर रहे हैं। तो सनी लियोनी का क्या सिर्फ एक गाना है या वो एक कैरेक्टर है फिल्म में? नहीं, वो प्रॉपर कैरेक्टर है। शी इज़ प्लेइंग स्पाई है, वो डांसर तो ही है, पेशवा दरबार का गाना है ये, तो स्वाभाविक रूप से वो डांसर है। तो शी इज़ अ कैरेक्टर और वो अच्छा है, उनका एक्शन सीक्वेंस भी है उनका। तो इस तरह का उनका टोटल ट्रीटमेंट है। और लोग, कुछ लोगों ने मुझे बोला था कि सनी लियोन को आपने क्यों लिया, क्यों कास्ट किया, क्या ज़रूरत थी। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जब आप इनको देखेंगे, इनको इस फिल्म में, तो लगेगा कि इनके सिवा दूसरा कैरेक्टर हो ही नहीं सकता। हाँ, वो गाना देख के भी लगता है अपना पेशेवर तो वो पूरा जस्टिफाई कर रही है ना, तो उस पर सवाल उस तरह से नहीं उठने चाहिए। बिल्कुल सर, आप बॉलीवुड में एंट्री लिए तो वहाँ का रिएक्शन कैसा था? आप जब ये फिल्म की कहानी लेके कुछ लोगों के पास गए होंगे, फिल्म का आइडिया लेके कुछ अभिनेताओं से मिले होंगे, डायरेक्टर से मिले होंगे, तो किस तरह का अनुभव रहा वहाँ पे? देखिए, मुझे विरोध वगैरह किसी का नहीं हुआ है। देखिए, हमारा मतलब टोटल जो नैरेटिव है वो लॉजिकल है जी, है ना, ये पेशेवर है, मतलब अनप्रोफेशनल कुछ भी नहीं है ना। हम अगर कोई टेक्नीशियन हमारे पास में आ गया है, कोई काम कर रहा है, तो उसको ट्रीटमेंट भी प्रोफेशनली मिली हमसे। तो एक आम प्रोड्यूसर जैसा होता है, मतलब जो चीज़ें उसको करना चाहिए सारी वही चीज़ें हमने की है, लेकिन थोड़ा डिफरेंस है उनके ट्रीटमेंट में और हमारे ट्रीटमेंट में। हम हमारे लोगों को साथ में लेकर चलते हैं, है ना। प्योरली ये कमर्शियल जो लोग होते हैं ना, वैसा नैरेटिव हमारा नहीं है। हम पीछे मुड़ के देखते हैं, जो हमारे साथ में हैं अभी, क्या वो हमारे साथ में है कि नहीं, है ना, उनको देखते कि आ रहे कि नहीं। अगर वो थोड़ा पीछे तो उनको साथ में लेके चलेगा। ये हमारा स्टाइल है, ये नैरेटिव है मेरा। इस कारण ये है कि आपकी जो एंट्री है, बॉलीवुड देख रहा है कि भाई इतना बड़ा प्रमोशन, ताकत के साथ में भीमा कोरेगांव कहना, टीवी पे प्रमोशन है, सोशल मीडिया पे प्रमोशन है, प्रिंट मीडिया में प्रमोशन है, कैसे हो सकता है ना। तो ये बड़े बड़े प्रोडक्शन हाउसेज भी ऐसा नहीं करते, लेकिन हमने किया है। क्यों किया है? क्योंकि ताकत है और वो मतलब लोग हैं अपने साथ में। और अभी जो ये फिल्म हम मतलब जिस हिसाब से जिसको रिलीज़ कर रहे हैं, वो भी देखेंगे। हमने बोला है कि भाई ये वीआईपी पासेस का कॉन्सेप्ट लाया हमने। वीआईपी पासेस से जो स्पेशल शोज़ करने वाले हैं, 500 रुपये का एक वीआईपी पास है जी, ये आपको करोड़पति बना सकता है। एक 500 रुपये का एक वीआईपी पास आपको करोड़पति बना सकता है। कैसे बना सकता है? एक रिक्शा वाला अगर 500 रुपये लगा के इस फिल्म में देखने के लिए आएगा, कोई गरीब व्यक्ति, किसान है हमारा, वो आएगा तो उसको एक मौका है कि मैं करोड़पति बन जाऊं। कैसे? सारे जो वीआईपी पास होल्डर्स है वो उनका एक लकी ड्रॉ होगा फिल्म के रिलीज़ होने के बाद,
और फिर सबके सामने पारदर्शी तरीके से, और उसको फेसबुक लाइव भी करेंगे। सब लोगों के सामने वो ड्रॉ होगा और एक एक नाम निकलेगा। पहला प्राइज़ है मेगा इनाम जिसको कहते हैं 1 करोड़, 1 करोड़ रुपए। और दूसरे 5 अन्य इनाम है 21-21 लाख के। ये सारे महापुरुषों के नाम पे। पहला इनाम तो द बैटल ऑफ भीमा कोरेगांव करोड़पति अवार्ड या करोड़पति प्राइज वो है। देन छत्रपति शिवाजी महाराज, महात्मा ज्योतिराव फुले, सावित्रीबाई फुले, बाबा साहब अम्बेडकर और सरदार शिदना की नामदार। ये नाम दिया। देखो इसका मैसेजिंग भी, मतलब किसी ये नहीं कि भाई ये इनाम केवल बहुजन समाज के लोग ही जीत सकते हैं। भाई ये तो सारे जनरल कैटेगरी के लोग भी उस VIP पास ले रहे हैं। तो ये तो बाबा साहब अम्बेडकर के नाम का अवार्ड यदि किसी जनरल कैटेगरी के व्यक्ति ने जीता, मान लो, ये अपने आप में तो अपने आप में मैसेज है कि नहीं? जी। तो हमने ये मैसेजिंग भी किया है और साथ ही साथ एक मेरा अट्रैक्शन भी है कि भाई संभव है कि मैंने अगर 500 रुपये का VIP पास लिया और आपने भी 2 पास लिए, मैंने 2 पास, हाँ 2 पास लिए, तो आपके लिए भी अवसर है करोड़पति बनने का। आप करोड़पति होंगे, आप मतलब पहले ही करोड़पति है कि नहीं मुझे मालूम नहीं है। नहीं है अभी तक। चलो ठीक है, तो बन सकते हैं आप। तो आप हाँ, तो आप लोगों को बताएंगे, आपके चैनल के माध्यम से आप बताएंगे कि साहब 500 रुपये का VIP पास खरीदो, फिल्म को देखो, आनंद लो और एक मौका भी हासिल कर लो करोड़पति पर। तो जो लोग भी ये वीडियो देख रहे हैं, अभी आपके पास मौका है, डिटेल्स हम डिस्क्रिप्शन में देंगे। ये पास खरीद लीजिए, हो सकता है कि आपको बड़ा एक इनाम भी मिल जाए और आप करोड़पति बन जाएं। इसमें सर कुछ लोग अफवाह भी उड़ा रहे हैं कि आप तो कलेक्शन करने का तरीका निकाल रहे हैं। सर देखिए, क्या कलेक्शन करने का मुझे शौक़ नहीं है, मुझे कोई ज़रूरत नहीं थी, है ना। पैसा कमाना तो बिल्कुल ही मेरा ये बिल्कुल ही मकसद नहीं है। मैंने बोला कि इसके पहले भी मेरे जेब में जो 1 रुपया है वो मेरा नहीं, डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर का। ये ऑन रिकॉर्ड मैंने कहा। आपका वो वीडियो बहुत, और आप हाँ, और आप इसकी तहकीकात कर लेना, आप तो मीडिया वाले हैं। क्या मैं ये जो कहता हूँ क्या मैं वास्तव में इस पर अमल करता हूँ कि नहीं है? मुझे कोई शौक़ नहीं है, ठीक है। और मुझे ऐशो आराम की ज़िंदगी जीने का तो बिल्कुल नहीं। मैं मजदूर का बेटा हूँ, मैंने हल चलाया है, मैंने मजदूरी की है। मैंने जो रोज़गार गारंटी योजना होती है ना, तब महाराष्ट्र में थी, मतलब उसमें मैंने काम किया है ना। मेरे हाथ में छाले पड़े थे, मैंने हल चलाया, मैंने ऐसी मजदूरी की है। और मैंने फुटपाथ पे रहा हूँ मुंबई में, कांच के ग्लास बनाए हैं। तो मुझे जो 2611 वाला जो ताजमहल होटल है, वहाँ के फ्लावर शॉप में मैंने वो सप्लाई किए थे ग्लासेस। आई नो व्हाट द क्वालिटी इज़, ऐसा बंदा हो। मुझे ये पैसा कमाने की ज़रूरत नहीं है और मेरी कोई आवश्यकता ही नहीं है बेसिकली, है ना। तो मैं जितना आएगा वो समाज के लिए सब अर्पण है, उसी पैसे से आगे चलेंगे, लोगों को साथ में लेंगे और जो लोग हमारे साथ में काम करेंगे सब उनका है। तो ये अब कुछ लोगों के पेट में दर्द होता है, अब जिनको कुछ करना नहीं आता है और जिन्होंने ठगी की पहले से, लोगों को ठगा है, कभी किसी के साथ न्याय नहीं किया है, अब वो तो हम पे तो निशाना तो साधेंगे, लेकिन हम उससे हतोत्साहित नहीं होते, हम तो आगे चलने वाले। कितने पास बिक गए हैं? बड़ा 1 लाख तो हो गए अभी तक। 1 लाख पास हो गए। तो ये एक अच्छा रिस्पांस आ रहा है लोगों बहुत का। बहुत अच्छा रिस्पांस, क्योंकि हम लोग भी वीडियो बनाए तो उस पर बहुत लोग एकदम से रिएक्शन जी बहुत अच्छी बात है। इनाम जीते या ना जीते, लेकिन हमारी फिल्म को समर्थन देने की जिम्मेदारी हमारी बनती है। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। तो ये रमेश थेटे सर थे जिन्होंने बहुत ही बेबाकी से पूरे सवालों का जवाब दिया। जो आप लोगों ने सोशल मीडिया पे सवाल पूछे थे वो भी मैंने इसमें कुछ सवाल रखे हैं। और इस फिल्म को कामयाब बनाने की जो जिम्मेदारी है वो पूरे बहुजन समाज की, साथ साथ पूरे इस देशवासियों की है। क्योंकि हम एक ऐसा समाज चाहते हैं जिसमें जाति ना हो, जिसमें भेदभाव ना हो और तमाम जो जातियों के लोग हैं, तमाम समुदाय के लोग हैं वो मिलजुल कर रहें। तो ये हम सबकी जिम्मेदारी है कि इस फिल्म को ऐसी ग्रैंड ओपनिंग दें कि बॉलीवुड में जब अम्बेडकरवादियों की एंट्री हो तो जय भीम के नारे फिल्म सिटी में गूंज उठे। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताएं। कोई सवाल है तो वो भी लिखें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय भीम, जय भारत। जय भीम सर। जय भीम, जय भीम। रमेश जी जो हैं पूर्व IAS हैं और लगता भी है उनके एटीट्यूड से। और रमेश जी ने बहुत कमाल की जो एक फिल्म बनाने जा रहे हैं उसका हम लोगों को बेसब्री से इंतजार है। और पत्रकार ये जो है, इनका नाम है सुमित चौहान और इनकी खास बात है ये कड़वे प्रश्न पूछते हैं। अभी चंद्रशेखर का भी इन्होंने कुछ दिन पहले इंटरव्यू लिया था, बहुत ही तीखे प्रश्न पूछे थे। यहाँ पर भी इन्होंने रमेश थेटे सर से पूछ लिया कि आप ये जो स्कीम लाए हैं करोड़पति बनने की, ये तो एक पैसा कमाने का तरीका है। और ये ऐसे इंटरव्यू लेते हैं। खैर कॉन्सेप्ट जैसा भी हो, इस फिल्म को आपको देखने के बाद बिल्कुल क्षत्रियों जैसा फील होगा सभी दलितों को। का टीजर आप लोगों ने देखा होगा कि उनको देखकर लगता है कि फिल्म का बजट बहुत बड़ा है और हम लोगों को गर्व है इसका। सनी लियोनी को इसमें लिया गया है तो
इसमें मुझे नहीं लगता कोई बुरी बात है। इससे लोकप्रियता ही फिल्म की बढ़ेगी और मार्केट को ध्यान में रखकर ही फिल्म बनाई जाती है जो बड़ी बजट की फिल्में होती हैं। तो हमें इतना भी कंजर्वेटिव नहीं होना चाहिए। और अर्जुन रामपाल इस फिल्म के हीरो हैं और इस फिल्म के बाद इनका जो ग्राफ है वो बहुत तेजी से बढ़ेगा, लोग इनकी डीपी लगाएंगे। और जो चर्चा की जाती है कि लोग कहते हैं कि ये यहाँ पर तो महार सैनिक जो थे 500 वो अंग्रेजों की तरफ से लड़े थे, तो ये भी तो देखो किस तरीके से मजबूर किया था यहाँ के ब्राह्मणों, पेशवाओं, मराठाओं ने। कई बार मराठा राजा भी अंग्रेजों की तरफ से लड़े हैं, ये पड़ोसी राजा को हरा दें इसलिए ये लोग भी कई बार अंग्रेजों की तरफ से लड़ाई की है इन्होंने। हमें इस घटना पर गर्व है। बाबा साहब भी एक बार भीमा कोरेगांव गए थे, जैसा रमेश ठेते सर कह रहे थे। वहां पर बाबा साहब ने कहा कि हम लोग भेड़ बकरी नहीं है, हम लोग बहादुर लोगों की संतानें हैं। और वाकई इस घटना पर कुछ लोग शक करते हैं, ये बिल्कुल भी मनगढ़ंत नहीं है। भीमा कोरेगांव में स्मारक लगा हुआ है, नाम तक लिखे हुए हैं उन सैनिकों के। और दोस्तों फिल्म का इंतजार है हमें, और ये एक बात तय है कि ये फिल्म हिट होगी और फिल्म को सपोर्ट करिए जैसे भी हो। दोस्तों वीडियो को यही खत्म करते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो में। वीडियो को लाइक करें, नीचे कमेंट करें, दोस्तों में शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।